together. Radio Manu 91, where it's always better. Where it's always better. Yo, सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन. Community की बात हम हैं आपके साथ, let's spread the love. चलो मिल के साथ tune in, turn up, दिल से बात करो. Radio Manu 92 FM के साथ चलो. Every voice counts, हर लम्हा यहाँ. चलो बात करके देखते हैं, let's all shine on. Yo, let's all go. सेहत की बात और dreams to share. Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. चलो बात करके देखते हैं, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं, your voice, your guide. आप सुन रहे हैं रेडियो मानो 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. This is Radio Manu 90.0 FM presenting Adabnama. दोस्तों आदाब. अदबनामा के इस खुसूसी प्रोग्राम में आप तमाम लोगों का खैर मकदम है. जैसा कि आप लोग बखूबी वाकिफ़ हैं कि इस प्रोग्राम के तहत हम लोग उर्दू, अरबी, फ़ारसी और हिंदी के मुख्तलिफ़ शायरों, अदीबों और उसके मास्टरपीस अच्छे अच्छे शोरा और अदीबों को आपसे रूबरू कराते हैं. चुनांचे इसी सिलसिले की एक कड़ी के तौर पर आज हम लेकर हाजिर हैं अरबी ज़ुबान और दौर जाहिलियत के शायरी की खुसूसियात और इब्नुल क़ैस और उस दौर के और भी जो दीगर शोरा हैं उस सिलसिले में मुख्तसरन गुफ्तगू करेंगे. इस सिलसिले में आज हमने अपने स्टूडियो में मदऊ किया है डॉक्टर समीना ताबिश साहिबा को. डॉक्टर समीना ताबिश, आपका हमारे स्टूडियो में खैर मकदम है. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इम्तियाज़ साहब, मुझे इस ख़ास और अहम मौजू पर बात करने के लिए, दावत देने के लिए. मैं मीडिया सेंटर की और आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ. थैंक यू. क़ब्ल इसके कि हम बाज़ाब्ता गुफ्तगू की शुरुआत करें, मुख्तसरन आपका तारुफ़ नाज़रीन के सामने, सामाइन के सामने पेश करना मुनासिब समझता हूँ. आप शोबे अरबी में, डिपार्टमेंट ऑफ अरबिक में असिस्टेंट प्रोफेसर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रही हैं और आपकी मुताद्दिद किताबें हैं जिसमें अरबी से ट्रांसलेटेड हैं, ट्रांसलेशन शुदा हैं. आप मुसन्निफ़ा हैं और आपके दर्जनों मज़ामीन मुख्तलिफ़ मुख्तलिफ़ मैगज़ीन्स में शाये हो चुके हैं. और आपकी खूबी और भी है कि आप जो है एक अच्छे एंकर हैं. इनके एंकरिंग के बारे में बहुत मशहूर है और आपने जी सलाम में और ETV उर्दू में अपनी एंकरिंग से की जादू बिखेर चुकी हैं. तो आज हमारे साथ मौजूद हैं और आपकी ज़ुबान भी बहुत अच्छी है. ज़ुबान शिश्ता और साइस्ता और बहुत ही बरमहल अशार का इस्तेमाल करती हैं. तो उम्मीद करते हैं कि आज की ये गुफ्तगू भी हमारे साथ बहुत ही मानाखेज़ और दिलचस्प होगी. तो आइए शुरुआत करते हैं बातचीत की. जी. सबसे पहले मैं मुख्तसर आपसे जानना चाहूँगा कि अरबी ज़ुबान की असर हाज़िर में क्या अहमियत है, बताएं हमारे. बहुत अच्छा सवाल डॉक्टर इम्तियाज़ साहब. सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मेरे ज़बान की तारीफ़ की. अब तो मेरे लिए ज़िम्मेदारी बनती है कि मैं अपने सामीन को और अपने दोस्तों को जो है ऐसी ज़बान में गुफ्तगू करूँ जो कि उनके लिए आम फहम हो, जिसको वो समझ सके. क्योंकि ज़बान का आसान होना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तभी बात जो है लोगों तक पहुँच पाती है. फिर दूसरा सवाल आपने ये किया कि असर हाजिर में अरबी ज़बान की क्या अहमियत है. इसके बारे में मैं अपने दोस्तों से कहना चाहूँगी कि कोई भी ज़बान हो, किसी भी दौर में हो, उसकी अपनी एक अहमियत होती है. लेकिन कुछ ज़बानें ऐसी होती हैं जो कि हमारे कंटेम्प्रेरी टेस्ट और कंटेम्प्रेरी टाइम के हिसाब से, हमारे ज़माने के हिसाब से वो बहुत अहम हो जाती हैं. उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं.
तो अरबी ज़बान जो है वो आजकल का जो डेटा बताता है कि उसकी जो अहमियत है वो ये है कि वो यूनाइटेड नेशंस की जो 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है उनमें से एक है, एक हाँ, ज़बान जी। है। यानी कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह यूनाइटेड नेशंस में तैयार होते हैं तो अरबी ज़बान में भी तैयार होते हैं। जी। दूसरी चीज़ ये कि और अरबी कितने ममालिक में और किन-किन कॉन्टिनेंट में जी, अरबी बोली ये जाती है उसके बारे में? बहुत अहम सवाल। ये भी तकरीबन 22 मुल्क ऐसे हैं, 22 कंट्रीज़ जिनकी के ऑफिशियल लैंग्वेज अरबी है। जी। यानी कि उनके तमाम हुकूमती जो काम होते हैं, सरकारी काम-काज होते हैं, वो अरबी ज़बान में होते हैं। और इसके अलावा कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनकी सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज, जैसे कि जी। इसराइल खुद उसकी जो सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज अरबिक है, हम्म। हिब्रू के बाद। और कुछ लैंग्वेज कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ की अरबी बोली बहुत ज़्यादा जाती है, बट इट इज़ नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज देयर। तो इस तरह से अगर हम तादाद का अहाता करें तो ऑफिशियल डेटा तो 22 का बनता है, लेकिन ये जाकर के कहीं 35-40 तक पहुंच जाता है। अच्छा। तो जो एक्सप्लोजन हुआ है, ग्लोबलाइजेशन हुआ है, उसकी वजह से नॉलेज का एक्सप्लोजन हुआ है। मल्टीनेशनल कंपनीज का जो एक तरह से बाढ़ आ बढ़ा गई है, है जी। जी, उसकी वजह से इस ज़बान की बहुत अहमियत बढ़ गई है। और मैं खुद देखती हूँ कि हमारे अपने तलबा जो हैं हमारे यहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद जब जाते हैं तो वो इतनी आसानी से किसी मल्टीनेशनल कंपनी में ट्रांसलेटर या इंटरप्रेटर या इंचार्ज ऑफ ट्रांसलेशन रिवीजन के बन जाते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ इसी की वजह है कि अरबी ज़बान एक बहुत मकबूल ज़बान आजकल हो चुकी बिल्कुल, है। बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने अरबी ज़ुबान की अहमियत को हमारे सुनने वालों, देखने वालों तक पहुँचाया। जी। मैं एक चीज़ जो आज हम लोग जिस इस पर बात करने जा रहे हैं, वो ये है कि दौर जाहिली में हुँ, या प्री इस्लामिक इरा में हुँ, अरबी ज़ुबान की जो तारीख़ थी, उस पर रोशनी डालें। ख़ुसूसन जो एक कॉन्सेप्ट उभरा कि सबए मुअल्लक़ात, जी, जी। जी, उस सिलसिले में जानने की कोशिश करेंगे कि वो जी, आखिर वो जी। क्या चीज़ है, फिर उसकी हिस्ट्री जी, थोड़ा बताएँ। जी। बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपने सब मुअल्लक़ात का नाम लिया। इसका मतलब ये कि आपको अच्छी खासी अरबी ज़बान से वाक़फ़ियत है क्योंकि उसका वो नाम ही लेना मुश्किल होता जी, है जी। और आम सुनने वाला समझता है कि पता नहीं ये क्या हुँ। चीज़ है। असल में देखिए अरबी ज़बान की ये जो शायरी है हम जिसे जी। कहते हैं, किसी भी ज़बान की हम जब हिंदी की बात करते हैं, संस्कृत की बात करते हैं, तेलुगु की बात करते हैं, तो हमें ये सबसे पहले हम ये ट्रेस करने जाते हैं कि ये ज़बान शुरू कहाँ से हुई, जी। पहली बात। फिर हम ये ट्रेस करते हैं कि इस ज़बान में शायरी कहाँ से शुरू हुई, पोएट्री कहाँ से शुरू हुई, कवि जो है वो कब जी। से कविताएँ कहने लगे। हुँ। तो अरबी ज़बान के बारे में ये कहना कि ये जो हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, हम इसको कई एजेज़ में तक़सीम करते हैं। मैं अपने दोस्तों की आसानी के लिए उनको बताऊँ कि एक तो वो एज है जो कि जब हमारे प्रॉफ़ेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको कि हम मानते हैं अपना जी, लीडर, जी। उनके आने से पहले का जो ज़माना था, दैट हुँ। इज़ प्री इस्लामिक एरा, हुँ। यानी इस्लाम से पहले का ज़माना। तो वो एक उसे कहा जाता है जाहिलियत ज़माना। जी, इसका जी। मतलब ये नहीं कि इट वाज़ एन एज ऑफ इग्नोरेंस हुँ। बिकॉज़ इस्लाम वाज़ नॉट देयर। हुँ। ये एक कॉन्सेप्ट इस है। कॉन्टेक्स्ट में हाँ, है। इस कॉन्टेक्स्ट में। जी। और इसको जो है ऐसा नहीं है कि हम ही मुस्लिम्स ही यूज़ करते हैं। ये कॉन्टेक्स्ट ये टर्म जो है ये जो मैं लफ्ज़ बोल रही हूँ जाहिली, इट हैज़ बीन यूज्ड बाय द वेस्टर्न राइटर्स, इट हैज़ बीन यूज्ड बाय ओरिएंटलिस्ट्स एज़ वेल, और सब ने इसको इस्तेमाल किया है। और इस लफ्ज़ से कोई हमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये हिस्ट्री में इसको ऐसे ही अच्छा। हिस्टोरियंस ने तो इसको मतलब इस दौर से अरबी ज़ुबान की शुरुआत हाँ, हुई। तो वहाँ पर जो है हमें वहाँ से अरबी ज़बान के मतलब हमें प्रॉफिट मोहम्मद के आने से 150 साल पहले तक की हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। अच्छा। अरे वाह! हाँ, तो बहुत दिन हो गए फिर मतलब जी, तकरीबन। तो ये मतलब ये कि जो आप सबे मुअल्लक़ात की आपने बात की जी, है, जी। ये भी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले की बात है। जी। उनके नबी बनने से पहले की बात है। जी। तो उस ज़माने तक का हमें रिकॉर्ड मिलता है। फिर ये बात होती है कि शायरी सबसे पहले अरबी में कैसे शुरू हुई। तो उसमें एक छोटा सा किस्सा आता है कि एक शख्स जो था खुश आवाज़ था, बहुत उसकी आवाज़ बहुत अच्छी थी। जी। तो वो अचानक चलते चलते अपने घोड़े पर से गिर पड़ा और उसके मुंह से आवाज़ निकली वाह या दा, उसका हाथ टूट गया। अच्छा। हाय मेरा हाथ करके। ओह। लेकिन उसकी आवाज़ इतनी अच्छी थी और उसकी आवाज़ में रिदम इतना था, मौसीकी इतनी थी कि सुनने वालों को बड़ा अच्छा लगा। और पीछे जो ऊंट थे जो आ रहे थे वो तेजी से चलने लगे। और कहते हैं कि फिर इसी तरह से जब जो है कर करके लोगों को लगा कि जब हम किसी जुमले को रिदम में बोलते हैं या एक मीटर के ऊपर बोलते हैं तो वो जो है एक पोइट्री बन जाती है, और इस तरह से अरबी में शायरी का आगाज हुआ। लेकिन रिकॉर्ड जो हमें मिलता है वो इमरुल कैस से बहुत पहले, तकरीबन 150 साल पहले तक का रिकॉर्ड हमें मिलता है। दोस्तों, आप सुन रहे हैं अदबनामा। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
ब्रेक के बाद फिर एक बार गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। आप सुन रहे हैं अदबनामा, रेडियो मानू 90.0 एफएम का लिटरेचर एंड कल्चर शो। Keep listening to Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं। आइए अब सुनते हैं अर्ज किया है। आदाब, मैं हूं डॉक्टर हशमत। अर्ज किया है में आज हम गुफ्तगू करेंगे अहमद नदीम क़ासमी की। अहमद नदीम क़ासमी 1 नवंबर 1916 को ज़िला शाहपुर पाकिस्तान में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम गाँव में हासिल की। 1935 में MA की डिग्री हासिल की और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में मुलाजमत करते रहे। 1942 में रिसाला तहज़ीब निस्वां और फूल के एडिटर रहे। वो अदब लतीफ़ और नुखुश के भी मुदीर रहे। उन्होंने फ़नून के नाम से भी अपना एक सेमाही जरीदा जारी किया, जिसके वो आखिरी वक्त तक मुदीर रहे। अहमद नदीम क़ासमी अदब में कई हैसियतों के मालिक थे। वो शायर भी थे और मारूफ अदबी सहाफ़ी भी। उनके निस्फ दर्जन के करीब शेरी मजमुए और 1 दर्जन से ज़्यादा अफसानवी मजमुए शाये हुए। अदबी मज़ामीन और अखबारी कालम नवीसी का सिलसिला भी बराबर जारी रहा। उन्होंने सबसे ज़्यादा शोहरत अपने अफसानों की वजह से हासिल की। पंजाब की देहाती ज़िंदगी और आम इंसानों के मसाइल की अक्कासी का वो गैर मामूली सलीक़ा रखते थे। इसीलिए तमाम पढ़ने वालों में उनकी कहानियाँ बहुत मकबूल थीं। अहमद नदीम क़ासमी का ताल्लुक़ एक रिवायती मजहबी ख़ानदान से था। तरक्की पसंद तहरीक से भी उन्होंने अपनी तरजीहात के साथ राब्ता रखा। उनके इस ज़हनी रवैये के असरात उनकी तख्लीक़ात में साफ दिखाई देते हैं। दोस्तों, ये थे अहमद नदीम क़ासमी के हालात ज़िंदगी। अर्ज़ किया है मैं आपसे होगी दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आदाब। You were listening to अर्ज किया है। You are listening to Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं। आप सुन रहे हैं अदबनामा, रेडियो मानू 90.0 एफएम का लिटरेचर एंड कल्चर शो। ब्रेक के बाद फिर एक बार अदबनामा के खुसूसी प्रोग्राम में आप तमाम लोगों का खैर मकदम है। तो बहुत सारी चीज़ें तो आप हम लोगों को बता चुकी हैं जी जी कि सबब मुलाकात क्या है। तो अब यह है कि उस पर थोड़ी सी और रोशनी डालें। जी बिल्कुल, बात अधूरी रह गई थी। सबब मुलाकात जो है उसका मतलब है 7 ओड्स जी या 7 पोम्स। जी सबा का मतलब होता है 7 अरबी में, जी और मुअल्लक का मतलब होता है लटकाया हुआ। जी तो इनको 7 क्या होता था उस जमाने में, मेले लगा करते थे। जैसे आजकल हमारे यहाँ देखा होगा आपने, रेख्ता एक फंक्शन होता है, या हमारे यहाँ लिटरेरी फेस्टिवल्स होते हैं। जी जी तो जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल्स और हैदराबाद लिटरेरी फेस्टिवल, बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं। तो इस तरह उनके पास क्या था, वो लोग रहते थे डेजर्ट में, रेगिस्तान में रहते थे, शायरी करते थे, नेचर के करीब रहते थे। तो वो गिफ्टेड कहते हैं, अरब जो थे वो गिफ्टेड पोएट्स थे, यानी कि उनका छोटे से छोटा बच्चा भी उसके अंदर एक तरह का शायरी का ज़ौक़ होता था। और उसके उनके यहाँ क्या होता था कि अगर कोई शायर बन आता था, जैसे कबाइल ट्राइब्स में बटी हुई एक कम्युनिटी थी वो, तो अगर कोई शायर पैदा होता था तो लोग उसको उस कम्युनिटी को कॉन्ग्रेचुलेट करने आते थे, मुबारकबाद देने आते थे कि अब जो है तुम्हारे बारे में बात करने के लिए, तुम्हारी तारीफ करने के लिए एक शख्स जो है पैदा हो चुका है। तो उनके यहाँ क्या होता था, एग्जीबिशंस लगती थी, मेले लगते थे। एक उकाज का बाजार बहुत मशहूर है जहाँ पर मेले लगते थे। तो वहां पर जो है सामान भी बिकता था। हिंदुस्तान से लोग मसाले लेकर जाते थे, खास तो काली मिर्च बहुत मशहूर थी, हिंदुस्तान की केरला से जाती थी।
तो इसी तरह से एक पोर्शन जो है वहाँ पर खास कर दिया जाता था शुअरा के लिए, शुअरा के पोइट्स लिए। के लिए। वहाँ पर लोग आकर के बाकायदा मुशायरे हुआ करते थे, वो लोग अपने अपने कसीदे पढ़ते थे, और एक साहब कोई भी जो है किसी को जज बना लेते थे, और वो जज जो है ये कहता था कि ये सबसे अच्छा कसीदा इस बार साल का अच्छा ये है। अच्छा था। तो उस सीजन का जो सबसे अच्छा कसीदा होता था उसको ले जाकर खाने काबा की दीवार पर लटका दिया जाता अच्छा था। अच्छा। उनको मुअल्लकात कहा जाता है। हम्म, तो इसमें एक नाम आता है, नाबिगा एक शायर थे, तो अक्सर जो है वो जज हुआ करते थे, अच्छा। और अगर वो कह देते थे कि ये सबसे अच्छा इस बार की पोएम है, कसीदा अरबी में पोएम को कहते हैं, तो उसको खाने काबा पर लटका दिया जाता था। तो वो तकरीबन फिर उसको अगले साल जब दूसरा आया तो उसको हटा उसको दिया, हटा दूसरा दिया लगा जाता दिया था। जी। तो इस तरह से 7 कसीदे जो थे वो कहलाते थे, लेकिन तादाद जो है 10 और उससे ज्यादा भी पहुंचती है। तो उनमें सबसे मशहूर जो है, सबसे जिसको के कहते हैं, जो बहुत पॉपुलर हुआ, जो बहुत जी। मशहूर हुआ, जिसकी अप्रोच लोगों तक हुई, कॉमन पीपल तक हुई, वो इमरुल कैस का कसीदा था। अच्छा अच्छा अच्छा। मुअल्लका जिसे हम कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं मुअल्लका कुछ क्योंकि लटकाया हुआ था, कुछ लोग कहते हैं मुज़हबा क्योंकि वो सोने के पानी से लिखा जाता था, ज़हब कहते हैं गोल्ड को। गोल्ड को, हाँ। हाँ, और इस तरह से इसकी बहुत सारे ओपिनियंस हैं हिस्टोरियंस की, हाँ, जिसका कि यहाँ पर उतना वक्त नहीं है, इसके बारे में हम कभी और भी बात कर सकते हैं। तो ये वो 7 ओड्स थे, ये 7 पोम्स थी जो कि खाने काबा की दीवार पर उनकी खूबी की वजह से लटकाई जाती थी। अच्छा अच्छा, गुड, बहुत 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 ही दिलचस्पी की बात है ये। जी। तो ये जो है ये जो एक कॉइन जो टर्म यूज होता है कि जाहिली शायरी या प्री इस्लामिक एरा शायरी, उससे क्या मुराद लेते हैं, मतलब हम लोग क्या क्या मतलब समझा जाता है? हाँ, उससे मुराद यही है कि जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बनने तक जी से पहले तक का जो जी, जी। ज़माना है, बल्कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर हज़रत प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने तक जो है वो जाहिली ज़माना है, और आप से लेकर हिजरत तक का ज़माना वो सेकंड जाहिली ज़माना है। तो वो पोएट्री जो कि उस टाइम की थी, जब इस्लाम के बारे में लोग नहीं जानते थे, हिस्ट्री को हम अरब की हिस्ट्री को हम इस्लाम और उसके आने से तकसीम करते हैं। हाँ, तो वो जो पोएट्री थी वो प्री इस्लामिक पोएट्री थी, और वो बहुत जानदार पोएट्री थी, और उसको इसलिए प्री इस्लामिक कहने में लोग फख्र महसूस करते हैं क्योंकि जब इस्लामिक स्टेट बन गया तो लोग दूसरे कामों में लग गए, और लिटरेचर पर कुछ लोग ऐसा कह मानते हैं, मैं यहाँ पर अपनी ओपिनियन तो नहीं दूंगी, कि उतना जोर नहीं रहा था लोगों का। तो वो क्योंकि लोग फ्री थे, जंगलों में घूमते थे, सहराओं में घूमते थे, खाते पीते थे, पहाड़ों में रहते थे, तो वो बिल्कुल जो नेचर से करीब होकर के जब आप कोई चीज लिखते हैं, कोई कविता लिखते हैं, तो वो जाहिर सी बात है बहुत पावरफुल होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और आप नेचुरली जो कुछ आपके पास फ्लो में आ रहा है ना, तो वो इसलिए हम प्री इस्लामिक पोएट्री को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, और वो हमें हेल्प करती है कुरान को समझने में भी, हमारे इस्लामिक टेक्स्ट को समझने में भी हेल्प करती है, और हमें अरबी जबान की जो पीक है वो दिखाती है। तो इसलिए ज़माने जाहिली की शायरी को बहुत ज़्यादा अहमियत है अरबिक हिस्ट्री में, और उसको समझने में। जी जी। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं या आप देख रहे हैं अदबनामा, जिसमें समीना ताबिश साहबा आपको अरबी ज़ुबान और उसके सब मुलाकात जो उसकी हिस्ट्री बता रही हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। आप लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद फिर आपसे इसी मौजू पर बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। You are listening to Adabnama, Radio Manu 90.0 FM's Literature and Culture Show. सुनते रहिए रेडियो मानो 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। ये है रेडियो मानो 90.0 FM। आइए अब सुनते हैं द माइंडफुल मिनट। Nothing is impossible. The word itself says, I'm possible. Audrey Hepburn. बहादुरी ये है कि
आड़े वक्त में पड़ोसी का साथ दिया जाए और मुसीबत का वक्त सब्र तहम्मुल से काम लिया जाए। हज़रत इमाम हसन। रविंद्र कहते हैं, जो दीपक को अपने पीछे रखते हैं, जो दीपक को अपने पीछे रखते हैं, वे अपने मार्ग में अपनी ही छाया डालते हैं। This is Radio Manu 90.0 FM. You were listening to the Mindful Minute. ये है रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। सुनते रहिए रेडियो मानू 90.0 FM। You are listening to Adabnama, Radio Manu 90.0 FM's Literature and Culture Show. तो ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका हमारे इस प्रोग्राम अदबनामा में खैर मकदम है। तो हम लोग अपनी गुफ्तगू की शुरुआत करते हैं, फिर जारी रखते हैं। एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि उसके जो सोर्सेज हैं, शायरी के जो सोर्सेज हैं, वो कहाँ से आप वो क्या हैं और कैसे हासिल किए गए? जी, उसमें क्या था, देखिए, जाहिली शायरी को प्रिजर्व करने के जो सोर्सेज थे वो क्या थे कि अय्यामुल अरब कहते हैं उनको, यानी कि एक तरह से वो हमारे ज़माने में हिस्ट्री के एक साइंस थी उस ज़माने में कि वो लोग अपने डेट्स का और अपने टाइम्स का रिकॉर्ड रखते थे। तो कभी पत्तों पर रखते थे, कभी चमड़े पर रखते थे, और इस तरह के कुछ खास किस्म के नरेटर्स थे जो कि एक पोएट के साथ रहा करते थे। एक बड़ा पोएट है तो उसके साथ एक नरेटर रहता था, पढ़कर वो सुनाता था। तो इस तरह से बहुत सारे लोगों के नाम आते हैं, हम्माद अर्राविया का नाम आता है। तो जो सोर्सेज हमें मिलते हैं वो एक तो अय्यामुल अरब में मिलते हैं, दूसरे ये कि कुछ इस तरह की जिसे हम कहते हैं ना हिकमत की बातें लोगों ने एक दूसरे तक पहुंचाई, और एक दूसरे कबीले से कुछ जंगें हुई, उनका रिकॉर्ड रखा गया। उस जमाने में जंग भी बहुत छोटी छोटी बात पर जंगें हो जाती थी लोगों के यहाँ। तो और ख़त व किताबत कुछ जो बादशाहों के बीच में होती थी, तो उन सोर्सेज के जरिए, और ख़ास तौर पे एक बहुत बड़ा रोल जो है वो इनका नरेटर्स का है, जो पोइट्स के साथ रहते थे, और वो जो है उनका रिकॉर्ड रखते थे, उनकी शायरी का पढ़ करके सुनाते थे, बल्कि पब्लिसिटी भी करते थे। जैसे कि हमारे पास आजकल ब्रॉडकास्टिंग और टेलीविजन पर एड्स आते हैं, तो इस तरह से वो एक तरह का एडवर्टाइजमेंट टूल था। क्योंकि वो उस वक्त का इस वजह से भी होता होगा कि चूंकि उस वक्त का ख़ानदानी चीज़ें और उनके जो नस्ब व हसब का जो बहुत ख्याल रखते थे, तो इस वजह से जो शायर ऐसे होते होंगे वो उन्होंने अपने अपने हिसाब से लोग मुतय्यन कर लिए होंगे। ऐसा कुछ वो अपने होगा, उसका बहुत मेंटेन करते थे अपने अंसाब को, मतलब वही जो आपने जीनियोलॉजी कहा है ना, हसब नसब, कौन किस कबीले से है, कौन किससे ताल्लुक रखता है। तो यही सोर्सेज हैं छोटी छोटी, लेकिन ये कि मेजर सोर्सेज जो हैं वो नरेटर्स हैं, और उनके जिन्होंने के अय्यामुल अरब तरतीब दी है। अय्यामुल अरब यानी कि जाहिली शायरी के अय्याम, डेज ऑफ दोज डेज, तो उनको उन्होंने डेट वाइज रिकॉर्ड किया, और उसी के जरिए हिस्टोरियंस ने, तारीख लिखने वालों ने उनको जमा करके हम तक पहुंचाया। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि उस वक्त इतनी पुरानी चीज़ों को उस वक्त लोगों ने इस हिसाब से प्रिजर्व किया, और वो आज एक वर्ल्ड लिटरेचर का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो उस दौर की जो शायरी थी, उस दौर की जो पोइट्री थी, उसकी क्या क्या खूबियाँ रही, क्या क्या मौज़ूआत थे जो उस वक्त थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहला तो यही जो मैंने इससे पहले भी कहा कि वो नेचुरल थी। इट वाज वेरी क्लोज टू नेचर। क्यों? क्योंकि उनकी जिंदगी में ही कोई आर्टिफिशियलिटी नहीं थी, मतलब ना टेक्नोलॉजी थी, ना वो सिविलाइजेशन, मतलब जैसे एक सिविलाइज्ड चीजें होती हैं उसके करीब थे। उनकी सिविलाइजेशन जो थी वो खुद अपनी एक बनाई हुई थी। मतलब एक टर्म जो है और भी यूज होता है, शायद वो पता नहीं
हम लोग यूज कर सकते हैं। हाँ। मतलब वो हाँ, वो बद्दू बद्दूपन थे, बहुत ज्यादा था। देहाती थे जी। और बिल्कुल जिस तरह से फितरी तरह से इंसान जीता है, काटता है, पीटता है, खाता है, सो जाता है, उठता है, फिर चल पड़ता है, सफर करते रहते थे। जी जी जी। सफर जो थे वो ट्रेड के लिए करते थे, तिजारत के लिए करते थे। तो उनकी शायरी जो है इस तरह से ट्रैवल भी करती थी, सफर के जरिए भी ट्रैवल करती थी। तो उस खुसूसियत सबसे देखिए, किसी भी चीज की खूबसूरती जो है वो उसकी फितरती नेचुरल उसमें होती है। तो उनके अल्फाज जो थे वो बिल्कुल जैसे कहते हैं सटीक, एकदम टू द पॉइंट होते थे। दूसरी चीज ये कि उसमें कोई भी नेचर, वो जो डिस्क्रिप्शन होते थे उसमें क्या है कि वो अपने घोड़े के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। अब कंपटीशन हो रहा है कि मेरा घोड़ा तेज चलता है कि तुम्हारा घोड़ा तेज चलता है। दिस काइंड ऑफ मतलब घोड़े के बारे में कौन कितना कलामे मिला सकता है। हाँ, कौन कितनी ज्यादा ऊंचा जा सकता है। तो फिर बात कर रहे हैं वो शराब की, कि शराब जो है जब गिलास में डाली जाती है तो ऐसी हो जाती है, वैसी हो जाती है। मतलब जो जो एलिमेंट्स उनके आसपास मौजूद थे, शराब था, घोड़ा था, औरतों के बारे में बात करना, और फिर ये कि नेचर के बारे में बात करना, अपने कबीले के बारे में बात करना। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनकी खुसूसियत ये थी कि वो उनके जबान बहुत खूबसूरत थी, फितरत से करीब थी, और एक खास बात उसकी ये थी कि मतलब उसको हर शख्स समझ सकता था, बच्चे भी समझ सकते थे, और वो ये जानते थे कि मतलब जबान को ना जानने के बावजूद भी उस टाइम तक मीटर्स वगैरह जो है लैंग्वेज के वो बने तो नहीं थे, बिल्कुल बिल्कुल, के बावजूद भी उसकी खासियत ये थी कि वो उन तमाम उसूलों की पाबंद होती थी, मतलब बिल्कुल एकदम अप टू द मार्क होती थी, और वो एक दूसरे की कमियां निकाल करके वो, मतलब मिसाल के तौर पर एक शायर के बारे में आता है, जुहैर जो थे वो साल में सिर्फ एक पोएम कहते थे। अच्छा। और 3 महीने कहते थे, 3 महीने उसको रिवाइज करते थे, 3 महीने उसको रिव्यू के लिए जो है बड़े पोएट्स के पास भेजते थे, फिर 3 महीने जो थे वो उसको पब्लिसाइज करते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मतलब रिव्यूइंग का इतना जबरदस्त उनके पास, उनको ये था कि कोई गलत लफ्ज जो है वो मेरी जबान से निकल जाए, जो कि मतरूक हो। इसीलिए तो था ना कि लोग तरबियत के लिए अपने बच्चों को गांव में भेजा करते थे, क्योंकि उनकी जबान बहुत अच्छी हुआ करती थी। तो जबान जो थी उनके पास मेयार थी इंसान के अच्छे या बुरे होने का, इंसान की तरबियत का, कि आपकी जबान कितनी खूबसूरत है। इट शोज दैट यू आर अ गुड मैन और यू बिलोंग टू अ गुड ट्राइब। ये उनके पास एक मेयार था। अच्छा, बहुत खूब। आप सुन रहे हैं अदबनामा, जिसके तहत आप अरबी ज़ुबान, उसकी खूबियाँ, उसकी शायरी, प्री इस्लामिक एरा में जो था उसके बारे में सुन रहे हैं। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद फिर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। आप सुन रहे हैं अदबनामा, रेडियो मानू 90.0 FM का लिटरेचर एंड कल्चर शो। Keep listening to Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं। आइए अब सुनते हैं हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज। दोस्तों आदाब, आप सुन रहे हैं हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज रेडियो मानू 90.0 FM पर। दोस्तों आज हम जानेंगे वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में। दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे आमतौर पर वेब कहा जाता है, एक ऐसा निज़ाम है जो हमें इंटरनेट पर मालूमात देखने और शेयर करने की सहूलत देता है। इसे 1989 में एक बरतानवी साइंसदान टिम बर्नर्स-ली ने ईजाद किया था। उन्होंने वेब के लिए 3 बुनियादी चीज़ें बनाई: वेब पेज, वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर। इस इजाद से पहले मालूमात हासिल करना मुश्किल था, लेकिन वर्ल्ड वाइड वेब की बदौलत आज हम दुनिया भर की खबरें, तालीमी मवाद और तफरीही चीज़ें चंद सेकंड में देख सकते हैं। ये वेबसाइट सोशल मीडिया और ऑनलाइन तालीम की बुनियाद भी है। ये इजाद दुनिया को जोड़ने का एक ज़बरदस्त ज़रिया बनी और आज हम सब इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। दोस्तों आप सुन रहे थे हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज 90.0 FM पर। सुनते रहिए रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। You were listening to History's Mysteries.
You are listening to Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. आप सुन रहे हैं अदबनामा, रेडियो मानू 90.0 FM का लिटरेचर एंड कल्चर शो. ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका अदबनामा के इस खुसूसी प्रोग्राम में खैर मकदम है. हम लोग गुफ्तगू कर रहे थे उस दौर की शायरी की खुसूसियात के बारे में जी. और उसके मौज़ूआत के सिलसिले में भी हम लोग थोड़ी बहुत गुफ्तगू कर चुके थे, लेकिन कुछ ख़ास मौज़ूआत जिसमें हम लोग उसको हमारे लोगों से शेयर कर सकते हैं सामाईन और नाज़रीन के सामने. जी जी, हम अपने दोस्तों को बताना चाहेंगे कि जो उस जमाने की शायरी में जो डोमिनेंट टॉपिक्स थे, यानी कि जो कि वो सबसे ज्यादा क्या था कि हर शायर अपने कबीले का के बारे में फख्र करते था. बल्कि एक तो जो मुअल्लका है उसके बारे में हम बाद में अम्र इब्न कुलसूम का मुअल्लका है, वो तो पूरा ही इस पर है कि उन्होंने एक कबीले के अमीर ने उनकी वालिदा को बुलाया खाने पर, उनसे कहा जरा मुझे ये गिलास उठा के दे देना. तो उनकी तौहीन हो गई और वो चिल्लाने लगी कि मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है. पर्दे के पीछे से अम्र इब्न कुलसूम ने उनकी आवाज सुन ली कि यहाँ मेरी माँ की इंसल्ट हो रही है, मतलब उनसे ये कह दिया गया है कि गिलास उठा. तो उन्होंने जो है अम्र इब्न कुलसूम, वहाँ पर खून खराबा भी हो गया और उन्होंने अपना मुअल्लका कहा और उसमें एक बहुत ही जिसे कहते हैं मुबालगे की इंतहा, जब जिसे हम कहते हैं ना, वो उसमें उन्होंने कहा है कि जब बच्चे हमारे यहाँ दूध पीने छूटने की उम्र को पहुंचते हैं तो बड़े बड़े लोग जो हैं उसके आगे सजदा करने लगते हैं. अपने खानदान के बारे में बोलने लगे, अपने कबीले के बारे में, अपने ट्राइब के बारे में. तो फख्र जो है यानी कि अब और दूसरा ये कि अपनी बहादुरी बताना. जी जी. फिर और एक दूसरे की बुराइयां बयान करना कि तुम्हारे अंदर ये है, हमारे कबीले में और हिज्व जो हम जो जिसे कहते हैं, टर्म यूज करते हैं जी, अरबिक में और उर्दू में भी बहुत राइज है. वो इनके यहाँ बहुत तारीफ हो गई, फख्र हो गया, बहादुरी बयान करना हो गया, एक दूसरे की बुराई हो गई, गजल हो गई जिसे हम तशबीब कहते हैं, औरतों की खूबसूरती बयान करना. ये जो थे इनके खास मौज़ूआत थे. यहाँ तक कि ऐसा हुआ कि एक शायर के पास 6 या 7 बेटियां थी उनकी, जिनकी शादी नहीं हो रही थी. तो एक शायर ने उनके तारीफ के लिए कसीदा लिख दिया और कुछ ही दिनों में उन 7 बेटियों की शादी हो गई. मतलब इतनी पावर थी पोएट की. पोएट जो था वो इन्फ्लुएंस कर सकता था, रुख मोड़ सकता था. जैसे कि आजकल बड़े बड़े पब्लिक ओरेटर्स होते हैं, खतीब होते हैं, हम उनको सुनते हैं और वो पूरे हमारा स्टेट ऑफ माइंड बदल देते हैं. तो ये पावर उस जमाने में शायर को थी, पोएट्स को थी, कि वो जो थे अपने एक नज़म से पूरे कबीले का रुख जो है वो बदल देते थे. तो गोया कि उस वक्त भी अरबी जुबान का जलवा बरकरार था, जलवा पूरा बरकरार था. बिल्कुल. और शायरी अपने उरूज पे थी. बिल्कुल. तो ये सब तो हम लोग इन सारी चीज़ों पर जान ही रहे हैं. हम लोग और भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो उस वक्त का खुसूसी तौर पर सब मुअल्लक़ात में जो सबसे ज़्यादा नाम जो प्रोमिनेंट शायर है वो इमरुल कैस का नाम शुमार होता है. तो थोड़ी बहुत इमरुल कैस के बारे में बातचीत हो जाए. हाँ, मुख्तसरन बिल्कुल बातचीत करना चाहूंगी मैं, क्योंकि उनका मुअल्लक़ा नंबर 1 पर आता है. अच्छा. जब 7 मुअल्लक़ात की लिस्ट बनती है तो नंबर 1 पर इमरुल कैस का मुअल्लक़ा आता है. उनको बहुत सारे अलक़ाब से याद किया जाता है. अल मलिकुज़ ज़िल्लील यानी कि गुमराह बादशाह. अच्छा. क्या था कि वो अपने फादर की तरफ से भी शहजादे थे और माँ की तरफ से भी. वो भी एक बादशाह के खानदान से ताल्लुक़ रखती थी और बाप भी. तो इतनी ज्यादा दौलत मिली, इतनी ज्यादा ऐशो इशरत मिला कि वो बिगड़ गए थे काफी. मतलब बिगड़ने का मतलब ये कि वो पॉलिटिक्स में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं थे और ना अपने खानदान के उसमें इन्वॉल्व थे. वो बस उनका काम था घूमना फिरना, शराब पीना और शेर कहना. हाँ. और ये काम उन्होंने बहुत अच्छा किया कि शायरी करते थे बस. हाँ. तो कहीं भी जब ये आपने देखा कि ये तो बिल्कुल भी किसी चीज में वो नहीं, तो उन्होंने उनको घर से निकाल दिया. उनको और मजे आ गए. तो उन्होंने कहा ये तो और अच्छा, वो बार बार मुझे डांट पड़ती रहती है कि तुम ये और आजादी मिल गई. तो वो फिर जो है इधर उधर अपने दोस्तों के साथ कहीं भी खेमा डाल लेते थे, खाते पीते थे, फिर आगे बढ़ जाते थे. उन्हें अपनी चचेज़ाद बहन उनैज़ा से बहुत मोहब्बत थी. तो एक वाक़या ऐसा हुआ कि एक जगह लड़कियां जमा थी और उनकी बहन उनैज़ा भी थी उनमें. तो उन्होंने जाकर उन लड़कियों को परेशान करना शुरू किया या जो भी करना शुरू किया. बहरहाल वो उनैज़ा से बात करना चाह रहे थे.
आखिरकार ये हुआ कि उन्हें उनैज़ा से बात करने का मौका मिल गया और उसी के ऊँट पे बैठकर वो आगे गए फिर। तो सॉरी घोड़े पे बैठकर। तो उस मौके से खुश होकर के उन्होंने शुरुआत की इस मुअल्लक़े की। हाँ। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने एक बार में ही पूरा मुअल्लक़ा कह दिया था, क्योंकि वो अपने जब मुअल्लक़े को शुरू करते हैं तो याद करते हैं उस जगह को। आओ मेरे साथियों, आओ रुक कर देखें कि यही तो दयारे महबूब है जहाँ पर मैं उससे मिला था, और ये जो मकाम है फला फला जगह पर है। तो याद करके वो उसको शुरू करते हैं मुअल्लक़े को। लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें, उसमें घोड़े का भी जिक्र आता है, उसमें उनैज़ा का भी जिक्र आता है, उसमें हुस्न का भी जिक्र आता है, उसमें शराब का भी जिक्र आता है। और क्योंकि वो नाप तोल कर और कुदरती तौर पर उनके पास सलाहियत थी, तो इसलिए उनको बहुत पॉपुलैरिटी मिली। और एक वजह उनकी ये भी थी कि उनके टर्म्स थे और उनको एक बड़े ख़ानदान से होने की वजह से उनको बड़े बड़े लोगों से मिलने जुलने का मौका मिलता था। बिल्कुल। और फिर उनको अपने बाप के मरने की खबर मिली तो वो अचानक वापस पहुंचे और उन्होंने बहुत सारे लोगों को कत्ल भी किया। फिर किसी हीरा के बादशाह ने उनको एक वो पहना दी थी, ज़िरा जो होती है जो लड़ते वक्त पहनते हैं, वो जहर में डूबी हुई थी। और इसी तरह से एक मकाम पर पहुंचकर वो लोग ये कहते हैं कि ये वही मकाम था जहाँ पर वो अपनी महबूबा से मिले थे। उसके करीब ही पहुंच करके उनका इंतकाल हो गया था। अच्छा। लेकिन जितनी भी शायरी उन्होंने छोड़ी है और ख़ास तौर पर जो उनका मुअल्लक़ा है वो एक पीक है और वो हमें एक यादगार देता है कि उस ज़माने की शायरी में कितनी पावर थी और ये कि इमरुल कैस कितने अच्छे शायर थे, कितने बड़े शायर थे। बिल्कुल। तो नाज़रीन, ये थी समीना ताबिर साहिबा जो हमें और आपको अरबी ज़ुबान की ख़ुसूसियात और उनकी प्री इस्लामी के राज दौर जाहिली की शायरी और उसके मसादिर और सब मुअल्लक़ात और ख़ुसूसी तौर पर इमरुल कैस की शायरी और फिर ख़ुसूसी तौर पर दौर जाहिली की शायरी की ख़ुसूसियात से नवाज रही थी। और हम उम्मीद है कि आप तमाम लोगों को इसमें दिलचस्पी रही होगी, चूँकि ये बहुत ही रिच और मास्टरपीस है अरबी ज़ुबान की ये शायरी, और चूँकि बहुत क़दीम है तो उसके हिसाब से उसके मसादिर भी बहुत क़दीम है। और उम्मीद करते हैं कि ये प्रोग्राम आप तमाम लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इम्तियाज़, आपने मुझे बुलाया। मुझे बहुत अच्छा लगा गुफ्तगू करके और मुझे उम्मीद है कि हमारे सुनने वालों को, दोस्तों को भी ये बातें पसंद आई होंगी। बिल्कुल। फिर आइंदा किसी और मौजू के साथ, किसी और शायर, अदीब और किसी और ज़ुबान के साथ अदबनामा के सिलसिले में को लेकर आगे बढ़ेंगे किसी और दिन। तब तक के लिए मुझे और समीना ताबिर साहिबा को दीजिए इजाज़त। आदाब। You were listening to Adabnama on Radio Manu 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। ये है रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं।